मैं शफ़क़त हुसैन भट्टी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग चैनल। इससे पहले भी मैंने एक वीलॉग किया और जो टॉपिक मैंने चुना हुआ है उसकी बुनियाद मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशंस हैं और वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। इरिगेशन से मुराद मेरा नहरी पानी है और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया है कि हमने हर चीज़ को पानी से ज़िंदगी बख्शी। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि मैं ख़ुद भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में रहा और बहुत अरसा 36 साल तकरीबन मैंने इस पर इसमें गुजारे और उसके बाद भी वाटर रिसोर्सेज में ही काम कर रहा हूँ। इवन मैं जो पीएचडी मेरी अब हो रही है वो भी वाटर रिसोर्सेज पर ही है। चूँकि मैंने पहले अर्ज़ किया और अब दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ कि ये मेरा जो डिस्कशन लेक्चर हैं या होंगे, इनका ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों को है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जूनियर्स जो अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने, चाहे वो सब इंजीनियर हैं, चाहे वो एसटीओ हैं या इवन हमारे कुछ भाई एक्शन साहबान भी हैं, उनसे सीनियर भी हैं, सबके साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि मैंने अपनी तरफ से ज़िंदगी बहुत मेहनत और कोशिश के साथ गुजारी है और एक तजर्बा हासिल किया है और मेरे जितना तजर्बा ही सब लोगों उनके पास है जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। लेकिन किसी को नॉलेज शेयर करना ये भी एक सदका जारी है। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसके साथ चलूँ, तो इसलिए मैंने पिछला वीलॉग जो किया उसमें मैंने तफसील के साथ अपना तारुफ भी बताया और इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के जो टॉपिक मैंने आगे चलकर उन पर बात करते रहना है, वो भी मैंने डिस्कस किए और कुछ सॉफ्टवेयर्स भी बताए कि आप लोगों के वो काम आ सकते हैं। अब इरिगेशन, जब हम बात करते हैं कि इरिगेशन कैनाल की या इरिगेशन डिपार्टमेंट की, तो बाकी चीज़ें भी बहुत अहम हैं, लेकिन सबसे जो अहम मेरी नज़र में है वो कैनाल इटसेल्फ है। लिहाजा मैं पहले इरिगेशन कैनाल्स के बारे में तारुफ दूंगा, बताऊंगा कि सबसे जो बड़ी कैनाल होती है जिसको हम मेन कैनाल कहते हैं, वो निकलती है बैराजेस से या किसी डैम से। ये दो ही उसके सोर्सेज होते हैं, तीसरा सोर्स मेरे ख्याल में मेन कैनाल के लिए नहीं होता। तो मेन कैनाल जो होती है वही मंबा है बाकी तमाम तर इरिगेशन नेटवर्क का, सिस्टम का, चाहे वो छोटी कैनाल्स हैं या बड़ी कैनाल्स हैं। जब मेन कैनाल बहुत बड़ी भी है, मसलन थल कैनाल बहुत लंबी कैनाल है, तो उसको भी फिर उसके समझने के लिए, उसके कंट्रोल के लिए, उसको जानने के लिए दो हिस्से में तकसीम करके किया जा सकता है। मसलन मेन लाइन अपर है या मेन लाइन लोअर है। मेन लाइन अगेन इट मीन्स इट इज़ ए मेन कैनाल। अब मेन कैनाल जो है, इसी में से ब्रांच कैनाल्स निकलती हैं। अब ब्रांच कैनाल्स की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, डिपेंड करता है कि उस जो मेन कैनाल है उसमें कितना पानी है, उसकी तकसीम, आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, रकबा जात तक पानी पहुंचना है, वो किस तरह आसानी के साथ और इकोनॉमिकली पहुंचाया जा सकता है। एक ब्रांच कैनाल भी हो सकती है,
2 ब्रांच कैनाल्स भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। मेन कैनाल से बहुत दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकाली गई हैं और निकाली जाती रही हैं। लिहाजा मेन कैनाल डिस्ट्रीब्यूटरी की भी मदर चैनल है, ब्रांच कैनाल्स की भी मदर चैनल है। जब ब्रांच कैनाल पर हम आ जाते हैं तो ब्रांच कैनाल्स में भी कोई तादाद फिक्स नहीं है, उसमें से भी डिस्ट्रीब्यूटरीज ही निकलती हैं और वो भी 1 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। और यूं वो रकबाजात में से गुजरती हैं, उनकी अलाइनमेंट इस तरह बनाई जाती है कि आराम के साथ वो पानी जो है मुहैया किया जा सके ज़मींदारों को, उनकी ज़मीनों को। और जो पानी फील्ड्स में जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मोगों के ज़रिए जाता है, डायरेक्ट अदरवाइज और कोई सिलसिला नहीं है जिससे कि ज़मींदार को पानी मिल सके। लिहाजा पहले मेन लाइन हो गई या मेन कैनाल हो गई, मेन कैनाल के बाद हम ब्रांच कैनाल्स बनाते हैं, ब्रांच कैनाल्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स बनती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटरी से भी आगे हम सिस्टम को लेकर चलते हैं तो वो एक माइनर कैनाल्स हम उसे कहते हैं, जो उससे छोटी होती है और वो भी उसमें से भी आउटलेट्स ही निकाले जाते हैं। और माइनर समटाइम्स सब माइनर भी होते हैं, अगर कोई रकबा बहुत रिमोट है, थोड़ा रह गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि माइनर से अब वो अपाश हो रहा है, उसके लिए फिर सब माइनर भी निकाले जाते हैं। और इन तमाम में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स की तादाद होती है वो है आउटलेट्स की। ये फिर किसी दिन बात करेंगे कि आउटलेट्स कितनी किस्म के हैं, उनकी वर्किंग कैसी है, कहाँ पर कौन सा आउटलेट होना चाहिए। लेकिन एक बात जो पहले हुआ करती थी, यानी पहले मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल में से भी मोगे दिए जा सकते थे और दिए हुए हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, लेकिन अब उस पर बैन लग चुका है। उसकी वजह ये है कि ये समटाइम्स एक नहर के टूटने की वजह बनते हैं मोगा जात। लिहाजा अब गवर्नमेंट ने इस पर बाकायदा बैन लगा दिया है कि मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल से कम कोई मोगा डायरेक्ट ना दिया जाए। इसको डायरेक्ट आउटलेट भी कहते हैं। तो ये रहा कि ये तो है कैनाल का नेटवर्क। अब आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी जैसे मैंने बात कर दी है, आउटलेट्स की बात कर दी है, माइनर की कर दी है, सब माइनर्स की भी कर दी है। एक और चैनल जो कि गवर्नमेंट ओन्ड चैनल नहीं होती और प्राइवेटली ओन्ड चैनल है, उसको कहते हैं हम खाला या वाटर कोर्स। जो तकसीम है, यानी कि गवर्नमेंट की जो लैंड है या गवर्नमेंट की जो चैनल है और जो प्राइवेट चैनल है, वो तकसीम मोगा करता है। मोगा जहाँ पर लगा है उसके अपस्ट्रीम जो भी चैनल है जहाँ से वो पानी ले रहा है, जिसमें पानी यानी आउटलेट में दाखिल हो रहा है, उसको आप गवर्नमेंट चैनल कहते हैं। चाहे वो छोटी है, माइनर है, सब माइनर है, ब्रांच है, या इवन फॉर दैट मैटर पुराने केसेस में मेन कैनाल भी है, तो वो गवर्नमेंट लैंड होगी, गवर्नमेंट चैनल होगी, गवर्नमेंट मेंटेन्ड चैनल होगी। जबकि जो वाटर कोर्स है, जब पानी यानी मोगे से गुजर कर खाले में पहुंच जाता है, जो कि छोटा सा चैनल है, जो 1 क्यूसेक्स का हो सकता है, 1.5 का हो सकता है, नॉर्मली 2 से ज़्यादा नहीं होता, तो उसको जो मेंटेन करना है, चलाना है, खोदना है, उसकी किसी भी सेंस में मेंटेनेंस करनी है, तो वो नॉर्मली प्राइवेट जो ज़मींदार लोग हैं उनकी अपनी सवाबदीद है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा वो उसको चलाते और करते हैं। और इस पर खाले पर नॉर्मली कोई पब्लिक मनी खर्च नहीं की जा सकती इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल खालाजात को भी लाइनिंग चूँकि की जाती है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का
एक अपना विंग है, उनका इंजीनियरिंग विंग है। जब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी वो दे देते हैं, क्योंकि अब कल पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती जा रही है दिन ब दिन, और पानी जो है वो ज़ाया होने से बचाने के लिए लाइनिंग की जाती है। तो सबसे ज़्यादा पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ज़्यादातर लाइनिंग वाटर कोर्सेज़ की गई, ताकि और उसमें भी जो उसकी हेड रीच है, क्योंकि उसमें पानी की मिकदार निस्बतन ज़्यादा होती है। जूँ-जूँ आप वाटर कोर्स के साथ चलते हैं तो पानी कम होता जाता है, क्योंकि पानी रास्ते में तकसीम होता जाता है। तो वो पब्लिक मनी लगती है। अदरवाइज़ इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने नहीं देखा इतने लंबे अरसे में भी कि हमने कोई अपनी महकमे की तरफ से वाटर कोर्स को पक्का किया हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो चैनल्स हैं उनको भी, चूँकि वाटर कंज़र्वेशन की आजकल बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है, जो क्रॉप्स हैं उसकी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें खुराक की कमी से बचने के लिए वाटर कोर्सेज़ के बाद ये जो माइनर हैं, सब माइनर हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, इनको कोशिश करते हैं कि ये लाइंड हो। मसलन थल कैनाल बहुत बड़ी कैनाल है, 9000 क्यूसेक से इसका डिस्चार्ज है, तो ये तकरीबन हेड से लेकर टेल तक मुकम्मल तौर पर लाइंड है। पुराने वक्तों में भी ये लाइनिंग होती थी, लेकिन अब ज़्यादातर कंक्रीट लाइनिंग होती है। पहले ब्रिक लाइनिंग शुरू हुई, अब कंक्रीट लाइनिंग शुरू हो चुकी है। तो इससे पानी में काफ़ी बचत आ जाती है। अब इसके अलावा एक और जो ये तो एक नेटवर्क का सारा तसलसल मैंने बताया। मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, माइनर है, यह सब माइनर है। इसके अलावा जब से इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ, जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ, और ये कराची में हुआ। फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे जब प्रेसिडेंट, और उधर से जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये किया। और ये इसलिए हुआ कि जब पार्टीशन हो गई पाकिस्तान की, तो उसके बाद इंडिया ने हमारे दरियाओं का पानी बंद कर दिया, जिसमें रावी था, ब्यास था, सतलुज था। ख़ास तौर पर ये जो थे, ये इनका पानी बंद हो गया, और फिर वर्ल्ड बैंक ने इसमें काफ़ी इंटरफियर किया, और उन्होंने अपने गुड ऑफिसेज यूज़ किए, और पाकिस्तान और इंडिया को एक टेबल पर ले आए, और उन्हें बताया कि भाई इसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। अब ज़ाहिर है, जो नहरें वहाँ से निकलती थी इन दरियाओं से, और उसका पानी बंद हो चुका था, और उन्होंने उसका पानी डाइवर्ट कर लिया था, तो उसके लिए फिर एक दरिया से दूसरे दरिया, ये जो अपस्ट्रीम हमारे दूसरे दरिया हैं, मसलन जो सिंध है, ये सारा कुछ सिंध की ही ट्राइब्यूटरीज़ हैं। चाहे वो चनाब ले लें, चाहे वो रावी ले लें, चाहे जेलम ले लें, या इवन सतलुज, ये सारी ऐसे दरिया हैं जो अल्टीमेटली दरिया सिंध में जाकर गिरते हैं। तो वहाँ से लिंक कैनाल्स जो हैं वो प्रपोज की गई, और वो चैनल जो कि सफ़र हो रही थी, चैनल्स मीन्स मेन कैनाल्स, और उनको पानी नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए क्या किया पाकिस्तान में कि लिंक कैनाल्स बनाई। और वो लिंक कैनाल बड़ी कैनाल्स हैं, जितनी के ये कमांड कैनाल है। कमांड कैनाल उसके मुकाबले में आधी भी नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, 9-10 या इवन ये LCC है, ये 11,000 साढ़े 11,000 क्यूसेक्स की है, जबकि वो 20,000 की भी हैं क्यूसेक्स की, 22 की भी हैं, सम टाइम 24 की भी हैं। तो इस तरह करके वहाँ से एक दरिया से पानी दूसरे दरिया में पहुँचाया गया, और वहाँ से चैनल्स को चालू रखा गया, और वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा। अब एक और जो कैनाल का नॉर्मली देखने में कभी मिल सकती है या मिल जाती है, वो है इनुडेशन कैनाल। इनुडेशन कैनाल है क्या? इनुडेशन कैनाल ये है कि जब दरिया में कोई पानी आता है, और पानी ये ख़ास हद से ऊपर चला जाता है, और इस तरह हो जाता है कि अगर इवन उसमें सिर्फ कट भी कर दिया जाए, तो जो एडजॉइनिंग लैंड्स हैं
वो इरिगेट हो सकती हैं। तो चूँकि पाकिस्तान या ये हमारी जो बैकग्राउंड चली आ रही है वो कि 1 साल की तो है नहीं, तो शुरू से ही एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो लिहाजा उस वक़्त से लेकर आज तक ये एक ही मैंने सिस्टम जो मैंने देखा है वो है ईसा खेल की तरफ और दरियाए कुरम, जो कि अफ़गानिस्तान से निकलता है, फिर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में से होता हुआ KPK से होता हुआ अल्टीमेटली दरियाए इंडस में आकर गिरता है डाउन स्ट्रीम ऑफ जिनाब बैराज। तो वहाँ पर कस उमर खान कैनाल है जो कि बनी हुई है, उसका एक हेड रेगुलेटर भी है, छोटा सा सिस्टम भी है, 90 क्यूसेक्स उसका डिस्चार्ज है। तो ये इनोडेशन कैनाल्स हैं, लेकिन नॉर्मली ये आज तक इस तरह नहीं है। इसके अलावा मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि कुछ चैनल्स हैं मसलन जिसको कैनाल्स को हम कहते हैं पेरिनियल कैनाल्स, यानी जो सालाना की बेस पर चलती रहती हैं, और उसमें ये ज़रूर है कि चूँकि आजकल पानी को कंट्रोल इरसा करता है, इरसा तकसीम सूबों के हवाले से, बारिश के हवाले से, स्टोरेज जो है हमारे तरबेला और मंगला उनके जो पानी की वहाँ पर स्टोरेज है उसके मद्देनज़र रखते हुए, और जो हमारा वाटर रिकॉर्ड हुआ था 1991 में सूबों के दरमियान, उसकी परसेंटेज के हिसाब से तकसीम करते हैं, तो उसकी मुनासबत से कमी बेशी आती है और नॉर्मली चैनल्स रोटेशंस में भी चलती हैं, लेकिन बहरहाल हम उनको पेरिनियल ही मानते हैं क्योंकि अगर पानी हो तो फिर कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी कैनाल्स हैं या ब्रांच कैनाल्स हैं जो कि यानी नॉन पेरिनियल हैं, जिसको हम शशमाई भी कहते हैं। कुछ ऐसी भी कैनाल्स हैं जो कि इवन 6 माह नहीं बल्कि शायद उसके से भी कम पीरियड के लिए वो चलती हैं या चलेंगी, जैसे जलालपुर कैनाल है वो अभी बन रही है, मेरे ख्याल में शायद वो 100 दिन के लिए है, डिपेंडिंग अपॉन के पानी कितना है, मंगला डैम में पानी कितना है, बारिशों में कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तकरीबन कैनाल्स के हवाले से पता होना चाहिए, ख़ास तौर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट को। बाकी तफसील के साथ हर एक चीज़ को मैं बारी बारी बाद में लूँगा। इसमें कुछ जब कैनाल की बात आती है तो अलाइनमेंट होना या उसका डिज़ाइन होना या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन होना, वो तो ज़रा आगे चलकर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये है कि जब कैनाल कोई भी प्लान की जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा पहले ये पता होना चाहिए कि इसका ग्रॉस एरिया क्या है, यानी टोटल एरिया कितना है, चाहे वो अंडर इरिगेशन आ सकता है नहीं आ सकता, उसके लिए पानी है या नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इसका टोटल ग्रास एरिया कितना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रास एरिया को हम मज़ीद जब डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें आता है ग्रास कमांड एरिया, यानी वो एरिया कितना है जिसके ऊपर के पानी उस कैनाल से अगर छोड़ा जाए या उसके सिस्टम से छोड़ा जाए तो ज़मीन के ऊपर तक पानी पहुंच सकता है और वो क्रॉप्स के लिए इरिगेशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। उसको हम कहते हैं ग्रास कमांड एरिया। अब इसमें वो भी जगहें आ सकती हैं जो हम बीज नहीं सकते लेकिन पानी ज़रूर वहाँ पहुँच सकता है, तो लिहाजा ये ग्रास एरिया से ये ग्रास कमांड एरिया कम होता है। लेकिन इससे अगली जो स्टेज है वो ये है कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना है, यानी वो एरिया कितना है जिसको आप फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं CCA। तो ये उससे भी कम है, कम हो सकता है। अब कुछ होता है अनकल्टिवेबल एरिया। अनकल्टिवेबल एरिया क्या है कि वहां पानी तो आप चढ़ा सकते हैं लेकिन मसलन वहां कोई पॉन्ड है, कोई और मार्शी लैंड है या लेक्स हैं या डेजर्ट है या फॉरेस्ट है या विलेज है या कोई आबादियां हैं, तो वो है तो कल्टीवेशन कर तो सकते हैं लेकिन कर सकते नहीं है ना, वजह कि भी अब आप लेक में नहीं कर सकते, जहाँ आबादी है वहाँ नहीं कर सकते हैं, तो उस एरिया को हम अनकल्टिवेटेड एरिया कहते हैं।
अब आगे चल के एरिया कल्टीवेटेड है कि जाहिर है कि असल में कितना एरिया है जो आप कल्टीवेट करते हैं या कर रहे हैं, फिर उसकी असेसमेंट है। तो ये आज की हद तक ये वीलॉग जो है मैं समझता हूँ यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद फिर आगे मज़ीद बैराज के बारे में, डैम्स के बारे में, वियर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। फिर डिज़ाइन भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इक्वेशंस, फार्मूले, सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो मैं बता सकता हूँ, और कोशिश करूँगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इंजीनियर हैं इसको से मुस्तफ़ीद हों। तो मेरी फिर यही गुजारिश है कि पहले जो मैंने वीलॉग किया वो बहुत आप लोगों ने उसमें मुझे सपोर्ट किया है, आई एम थैंकफुल टू ऑल। और लेकिन ये है कि सब्सक्राइब साथ साथ ज़रूर करें, क्योंकि इसके बगैर ही आगे यूट्यूब चैनल चल सकती है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इतना इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।